Hello everyone, welcome to our YouTube channel Shiksha Alliance. Today we are going to start our daily current affairs session in which we will cover important news from several newspaper, PIB and various government sources. So let's begin our session. Our first topic is sludge to fertilizer. तो हम जानेंगे इसके बारे में. A recent study conducted by Indian Institute of Technology Roorkee has found that sludge from sewage treatment plant in India, which is rich in organic chemical, has high potential for use as fertilizer. सॉरी, एक जो रिसेंट स्टडी जिसको कि कंडक्ट किया गया था इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रुड़की के द्वारा, इसमें पाया गया है कि जो स्लज है सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का भारत का, वो काफी ज्यादा रिच है ऑर्गेनिक केमिकल पे. इसका हाई पोटेंशियल है कि इसका उपयोग किया जा सकता है फर्टिलाइजर के तौर पे. स्लज के बारे में हम जान ले. स्लज इज द थिक रेसिड्यू दैट रिमेन आफ्टर द ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज और वेस्ट वाटर इन ए सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट. स्लज जो होता है ये थिक रेसिड्यू होता है जो कि बच जाता है ट्रीटमेंट के बाद सीवेज या वेस्ट वाटर को सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट पे. Sludge is rich in organic chemical, heavy metal, industrial effluent and bacterial contaminant. स्लज जो होता है ये रिच होता है ऑर्गेनिक केमिकल, हैवी मेटल, इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट और बैक्टीरियल कॉन्टेमिनेंट से. The sludge need to be stored for at least 3 months to kill pathogen and blended with cattle manure and husk or local soil to reduce the heavy metal content. स्लज को स्टोर करना पड़ता है कम से कम 3 मंथ के लिए ताकि किल किया जा सके पैथोजन को, और उसको फिर ब्लेंड किया जाता है कैटल मैन्योर, हस्क और लोकल सॉइल के साथ ताकि रिड्यूस किया जा सके जो हैवी मेटल का कंटेंट है स्लज में. गवर्नमेंट के द्वारा जो इनिशिएटिव लिया गया है, नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा हैज लॉन्च अर्थ गंगा टू मोनिटाइज एंड रीयूज ट्रीटेड वेस्ट वाटर एंड स्लज बाय कन्वर्टिंग इट इनटू यूजेबल प्रोडक्ट्स सच एज मैन्योर एंड ब्रिक्स. जो नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा है उन्होंने लॉन्च किया अर्थ गंगा को ताकि मोनिटाइज किया जा सके, रीयूज किया जा सके ट्रीटेड वेस्ट वाटर और स्लज को कन्वर्ट करके उनको यूजेबल प्रोडक्ट जैसे कि मैन्योर और ब्रिक्स के तौर पे. क्लासिफिकेशन की अगर हम बात करें तो एज पर यूनाइटेड स्टेट्स एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी treated sludge can be classified as class A and class B. India does not yet have such standard. जो यूनाइटेड स्टेट एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी का स्टैंडर्ड है उसके अनुसार जो ट्रीटेड स्लज है उसको क्लासिफाई किया गया है क्लास ए और क्लास बी पे, लेकिन इंडिया में फिलहाल कोई भी इस टाइप का स्टैंडर्ड नहीं है. क्लास ए और क्लास बी स्लज में क्या अंतर है, तो क्लास ए स्लज कैन बी डिस्पोज ऑन द ओपन एंड यूज एज ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर विदाउट एनी सेफ्टी कंसर्न. जो क्लास ए स्लज है इसको डिस्पोज किया जा सकता है ओपन में और उपयोग किया जा सकता है ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर के तौर पे बिना कोई सेफ्टी कंसर्न को ध्यान में रखे हुए. जबकि दूसरी तरफ क्लास बी स्लज जो है उसको उपयोग किया जा सकता है रिस्ट्रिक्टेड एग्रीकल्चर एप्लीकेशन इसका सिर्फ होता है जहां पे एडिबल पार्ट होता है क्रॉप का, उसको नहीं एक्सपोज होना चाहिए, स्लज को मिक्स होना चाहिए सॉइल पे, और पीपल और एनिमल जो है वो नहीं आने चाहिए एक्सटेंसिव कॉन्टेक्ट में. ये आपका पार्ट बी में है. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा माइटोकॉन्ड्रियल डोनेशन ट्रीटमेंट एमडीटी. तो हम जानेंगे माइटोकॉन्ड्रियल डोनेशन ट्रीटमेंट के बारे में. A baby has been born in UK using a technique called mitochondrial donation treatment, popularly called three-parent baby, which involves using the DNA of 3 people in an effort to prevent children from inheriting incurable disease. एक जो बेबी है जिसका कि जन्म हुआ यूके में उपयोग करके एक टेक्निक का जिसको कहा गया है माइटोकॉन्ड्रियल डोनेशन ट्रीटमेंट एमडीटी, जिसको कि हम 3 पेरेंट बेबी भी कहते हैं. ये इन्वॉल्व करता है, इसमें उपयोग होता है डीएनए 3 पीपल का. ये एक एफर्ट है प्रिवेंट करने के लिए चिल्ड्रन को इनहेरिट करने से इनक्यूरेबल डिजीज को. इसके वर्किंग को हम समझते हैं. द प्रोसीड्यूर कंबाइन द स्पर्म एंड एग फ्रॉम द बायोलॉजिकल पैरेंट विथ माइटोकॉन्ड्रिया फ्रॉम ए डोनर एग. Harmful mutation in mitochondria which are inherited only from the mother can affect all the children a woman has. As of now, the technique is still in its experimental stage. जो प्रोसीड्यूर है ये कंबाइन करता है स्पर्म और एग को बायोलॉजिकल पेरेंट का माइटोकॉन्ड्रिया के साथ डोनर एग के. जो हार्मफुल म्यूटेशन होता है माइटोकॉन्ड्रिया का जिसको कि इनहेरिट किया जाता है मदर से, ये अफेक्ट करता है चिल्ड्रन को वुमेन से. अब क्या है इस टेक्निक जो है इस पे अभी एक्सपेरिमेंटल स्टेज पे काम चल रहा है. Approximately 1 in 5,000 to 10,000 children are born each year with mitochondrial disease. और हर एक साल जो है 5,000 से 10,000 चिल्ड्रन में एक चिल्ड्रन ऐसा होता है जिसका जन्म जो है माइटोकॉन्ड्रियल डिजीज के साथ होता है. चिंता क्या है इस ट्रीटमेंट को लेके, डेवलपमेंट ऑफ डिजाइनर बेबी, डाइल्यूटेड पेरेंटहुड, कॉस्टली इन नेचर. की डेवलपमेंट होगा डिजाइनर बेबी का, ये डाइल्यूट करेगा पेरेंटहुड को और ये काफी ज्यादा कॉस्टली है. ये आप यहाँ पे देख सकते हैं जो 3 पेरेंट फैमिली वो कैसे होगा. ये आपका डैमेज माइटोकॉन्ड्रिया दिखा रहा है मदर एग में. ये आपका हेल्दी न्यूक्लियस है. ये डोनर एग हो गया, डोनर न्यूक्लियस को हटा दिया गया, हेल्दी माइटोकॉन्ड्रिया है. ये आपका स्पर्म को सीरिंज की मदद से मदर न्यूक्लियस में फ्यूज किया गया. तो हेल्दी न्यूक्लियस को एक्सट्रैक्ट किया जाता है मदर के डिफेक्टिव एग से. न्यूक्लियस को रिमूव किया जाता है हेल्दी डोनर एग से, रिप्लेस कर दिया जाता है मदर के न्यूक्लियस से. एक कैरी करता है जेनेटिक मटेरियल को 2 वुमेन का जिसको फर्टिलाइज किया जाता है मेल स्पर्म की मदद से और इम्प्लांट किया जाता है मदर पे. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ऑयल पाइपलाइन. तो हम जानेंगे ऑयल पाइपलाइन के बारे में.
According to an analysis by Global Energy Monitor, India is among the top 5 countries developing oil pipelines, both under construction and proposed. जो एक एनालिसिस किया गया है ग्लोबल एनर्जी मॉनिटर के द्वारा, उसके अनुसार इंडिया जो है टॉप 5 कंट्रीज में से है जो कि डेवलप कर रहा है ऑयल पाइपलाइन को, दोनों ही कंस्ट्रक्शन और प्रपोज फेज में. फाइंडिंग क्या है? लेंथ ऑफ पाइपलाइन. इंडिया इज कंस्ट्रक्टिंग ए 1630 किलोमीटर लॉन्ग ऑयल ट्रांसमिशन पाइपलाइन, ranking second globally in the pipeline under construction category, and that proposed pipeline that are 1194 किलोमीटर long, securing the 10th spot. इंडिया जो है वो कंस्ट्रक्ट कर रहा है 1630 किलोमीटर का लॉन्ग ट्रांसमिशन पाइपलाइन को, जो कि इसको रैंक करता है सेकंड विश्व में पाइपलाइन अंडर कंस्ट्रक्शन कैटेगरी पे. और भारत ने प्रपोज किया है पाइपलाइन को 1194 किलोमीटर लॉन्ग का, जो कि सिक्योर करेगा 10th पोजीशन को. लॉन्गेस्ट पाइपलाइन की अगर हम बात करें तो पैरादीप नुमलागढ़ क्रूड पाइपलाइन जो कि अंडर कंस्ट्रक्शन है, और न्यू मुंद्रा पानीपत ऑयल पाइपलाइन जिसको प्रपोज किया गया है, ये लॉन्गेस्ट ऑयल पाइपलाइन होंगे वर्ल्ड के. लीडिंग कंट्रीज की अगर हम बात करें पाइपलाइन को लेकर तो यूनाइटेड स्टेट, इंडिया, इराक, ईरान, तंजानिया. बेनिफिट क्या होगा पाइपलाइन का? मोर इफिशियंट एट ट्रांसफरिंग ऑयल एंड नेचुरल गैस देन कन्वेंशनल शिपमेंट. टाइम रिक्वायर्ड टू कंस्ट्रक्ट ए पाइपलाइन इज लोअर, ट्रांजिट लॉसेस आर मिनिमम. जो ये है आपका ज्यादा एफिशिएंट है ट्रांसफर करने के लिए ऑयल और नेचुरल गैस को कन्वेंशनल शिपमेंट के कंपैरिजन पे. जो टाइम क्या हो सकते होती है कंस्ट्रक्ट करने के लिए पाइपलाइन को, ये भी कम है, और जो ट्रांजिट लॉस होता है वो भी कम से कम होता है. लेकिन कुछ कंसर्न इसको लेके क्या? तो लीकेज, डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्ट्रप्शन ऑफ लाइवलीहुड ऑफ कम्युनिटी वेयर दे आर फ्यूल्ड. लीकेज हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट या डिस्ट्रप्शन हो सकता है लाइवलीहुड कम्युनिटी का, जहां पे इसको बिल्ड किया जाएगा. गवर्नमेंट इनिशिएटिव, गवर्नमेंट के द्वारा जो इनिशिएटिव लिया जा रहा है, प्रधानमंत्री ऊर्जा गंगा प्रोजेक्ट, वन नेशन वन गैस ग्रिड, सिटी गैस डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, ये सारा गवर्नमेंट के द्वारा लिया गया इनिशिएटिव है. ग्लोबल एनर्जी मॉनिटर के बारे में भी हम जान लें. ग्लोबल एनर्जी मॉनिटर फाउंडेड इन 2008 इन सैन फ्रांसिस्को, बेस्ड नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन which catalog fossil fuel and renewable energy project worldwide. Global Energy Monitor share information in support of clean energy, and its data and report on energy trends are widely cited by government, media and academic research. जो ग्लोबल एनर्जी मॉनिटर है इसको फाउंड किया गया था कब? 2008 में. सैन फ्रांसिस्को बेस्ड ये नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि कैटलॉग करता है फॉसिल फ्यूल और रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट को पूरे विश्व में. ग्लोबल एनर्जी मॉनिटर शेयर करता है इन्फॉर्मेशन को जो कि सपोर्ट करता है क्लीन एनर्जी को, और इसका जो डाटा रिपोर्ट होता है एनर्जी ट्रेंड को लेके, इसको वाइडली साइट किया जाता है गवर्नमेंट, मीडिया और एकेडमिक रिसर्चर के द्वारा. ये आप देख सकते हैं जो बताया गया है क्रूड ऑयल पाइपलाइन का, प्रोडक्ट पाइपलाइन, गैस पाइपलाइन, ऑनगोइंग, डोटेड, अपकमिंग रिफाइनरी, सबके बारे में इस मैप में दर्शाया गया है कि कहां से किसको जोड़ा जाएगा. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा न्यूट्रिएंट इन मिलेट अफेक्टेड बाय प्रोसेसिंग एंड पॉलिशिंग. जो न्यूट्रिएंट होता है मिलेट पे, ये अफेक्ट हो रहा है प्रोसेसिंग और पॉलिशिंग के कार्य. जानेंगे हम इसके बारे में. रिसेंट स्टडी हैव शोन दैट ग्रेन प्रोसेसिंग रिड्यूस न्यूट्रिशनल क्वालिटीज इन मिलेट. अभी हाल ही का जो स्टडी किया गया है इसमें पाया गया है कि जो ग्रेन का प्रोसेसिंग हो रहा है ये रिड्यूस कर रहा है न्यूट्रिशन क्वालिटी को मिलेट का. मिलेट के बारे में हम जान लें. मिलेट आर ग्रासेस एंड इंक्लूड वेराइटीज सच एज पर्ल मिलेट, बर्नैट मिलेट, फिंगर मिलेट एंड फॉक्सटेल मिलेट. मिलेट जो है ये आपके ग्रासेस है और ये इंक्लूड करता है वैरायटीज को, जैसे कि पर्ल मिलेट हो गया, बैनियार्ड मिलेट हो गया, फिंगर मिलेट हो गया, फॉक्सटेल मिलेट हो गया. India is the world largest producer of millet, accounting for over 40% of pearl millet and over 8% of sorghum production in 2021-22. इंडिया जो है वर्ल्ड का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है मिलेट का. ये अकाउंट करता है ओवर 40% पर्ल मिलेट प्रोडक्शन में और 8% सोरगम प्रोडक्शन में 2021-22 के दौरान. Millet are drought tolerant and thrive on marginal land. Their nutrient content include carbohydrate, protein, fiber, amino acid and various mineral. And different millet varieties have different nutrient profile. मिलेट जो होता है वो ड्रॉट टॉलरेंट होता है, ये थ्राइव करता है मार्जिनल लैंड पे. जो न्यूट्रिएंट कंटेंट होता है ये इंक्लूड करता है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फाइबर, अमीनो एसिड और वेरियस मिनरल और अलग अलग मिलेट के वैरायटी को जिसका अलग अलग न्यूट्रिएंट प्रोफाइल है. आप यहाँ पे देख के समझ सकते हैं जो न्यूट्रिएंट चेंजेस होता है मिलेट प्रोसेसिंग के दौरान, तो क्या प्रोसेसिंग का इफेक्ट है और क्या इफेक्ट होता है न्यूट्रिएंट पे. तो रिमूवल ऑफ हस्क, जब रिमूव किया जाता है हस्क को तो रिडक्शन होता है साइटिक एसिड और पॉलीफेनॉल कंटेंट का. डिकॉर्टिकेशन, जो डिकॉर्टिकेशन होता है इसमें रिमूवल ऑफ क्रूड एंड डाइटरी फाइबर, रिमूवल हो जाता है क्रूड या डाइटरी फाइबर का. मिलिंग एंड सीविंग, जो मिलिंग एंड सीविंग स्टेप है इस दौरान रिडक्शन ऑफ न्यूट्रिएंट कंटेंट ड्यू टू लॉस ऑफ ब्रेन बट इंप्रूव डाइजेस्टिबिलिटी एंड एक्सेसिबिलिटी. जो मिलिंग एंड सीविंग है इसके कारण रिड्यूस होता है न्यूट्रिएंट कंटेंट लॉस ऑफ ब्रेन के कारण, लेकिन इंप्रूव हो जाता है डाइजेस्टिबिलिटी और एक्सेसिबिलिटी. जर्मिनेशन एंड फर्मेंटेशन स्टेप के दौरान क्या होता है तो पॉजिटिव इंप्रूवमेंट होता है ओवरऑल न्यूट्रिशन कैरेक्टरिस्टिक में. और पॉलिशिंग में क्या होता है तो रिमूवल हो जाता है प्रोटीन, फैट, फाइबर कंटेंट का, साथ साथ आयरन, मैग्नीशियम, फास्फोरस, पोटेशियम, मैग्नीज का भी. आप समझ सकते हैं पॉलिशिंग के कारण कितना ज्यादा ये आपका इफेक्ट पड़ रहा है न्यूट्रिएंट के ऊपर.
नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इम्पैक्ट ऑफ वार्मिंग ऑन द एक्वेटिक एनिमल। क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है वार्मिंग का एक्वेटिक एनिमल के ऊपर? तो एक जो नया स्टडी है जिसको कि पब्लिश किया गया था ई लाइफ जर्नल के द्वारा, वार्म वाटर जो है इसके कारण एक्वेटिक एनिमल पार्टिकुलरली फिश जो है वो ग्रो कर रहा है लार्जर रेदर देन श्रिंक इन साइज में ग्लोबल वार्मिंग के कारण। न्यू फाइंडिंग में क्या पाया गया है? ये जो स्टडी है तो पाया गया है कि जो वार्म वाटर है ये इंक्रीज कर रहा है दोनों ही ग्रोथ रेट और डेथ रेट को फिश का, जिसके कारण यंगर लेकिन लार्जर फिश का पॉपुलेशन हो रहा है। ये कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है पुराने थ्योरी को जिसमें फिश ग्रो फास्टर कर रहे थे यंग एज पे, लेकिन स्मॉलर बॉडी साइज हो जाता था जब वो एडल्ट होते थे एक्वेटिक इकोसिस्टम वार्मर होने के कारण। इसका अदर इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है? तो डिक्रीज ऑक्सीजन लेवल, जो ऑक्सीजन लेवल है वो डिक्रीज कर रहा है। लिमिट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ सम स्पीसीज, इसके कारण लिमिट हो जा रहा है जो ग्रोथ और डेवलपमेंट है कुछ स्पीसीज का। चेंजेस इन फूड अवेलेबिलिटी, जो बदलाव हो रहा है फूड अवेलेबिलिटी पे, दिस कैन लीड टू डिक्रीज पॉपुलेशन, इसका प्रभाव ये पड़ेगा कि ये डिक्रीज करेगा पॉपुलेशन को। इंक्रीज प्रिविलेंस ऑफ डिजीज एंड पैरासाइट, इंक्रीज हो रहा है जो प्रिविलेंस है डिजीज और पैरासाइट का, ये इंपैक्ट करेगा पॉपुलेशन को। ब्लीचिंग ऑफ कोरल लीफ, लॉस ऑफ हैबिटेट फॉर डाइवर्स एरे ऑफ स्पीसीज, जो ब्लीचिंग हो रहा है कोरल लीफ का इसके कारण लॉस हो रहा है हैबिटेट का डाइवर्स एरे ऑफ स्पीसीज का। डिक्लाइन ऑफ कोरल रीफ इकोसिस्टम, तो डिक्लाइन हो रहा है कोरल रीफ इकोसिस्टम का, इसके कारण डिक्लाइन हो रहा है पॉपुलेशन में फिश और इन्वर्टिब्रेट का भी। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा आगरा स्मार्ट सिटी। हम जानेंगे आगरा स्मार्ट सिटी के बारे में। Agra Smart City has adopted an AI-enabled system capable of detecting various issues such as stray cattle, clogged manhole, traffic rule violation and even instance of sexual harassment. जो आगरा स्मार्ट सिटी है इसने अडॉप्ट किया है एआई इनेबल सिस्टम को, जो कि कैपेबल है डिटेक्ट करने के लिए बहुत सारे इश्यू को, जैसे कि स्ट्रे कैटल, क्लॉग मैनहोल, ट्रैफिक रूल वायलेशन, और अगर इंस्टेंस है सेक्सुअल हेरेसमेंट का तो ये उसको भी डिटेक्ट कर सकता है। The integrated command and control center monitor the city 24/7 and provide live update on various aspects including waste collection, parking violation, adaptive street lighting, environment pollution and overflowing manhole. और ये जो इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर है ये मॉनिटर करेगा सिटी को 24/7 और प्रोवाइड करेगा लाइव अपडेट को वेरियस एस्पेक्ट को लेके, इसमें वेस्ट कलेक्शन, पार्किंग वायलेशन, एडेप्टिव स्ट्रीट लाइटनिंग, एनवायरमेंट पॉल्यूशन, ओवरफ्लोइंग मैनहोल्स भी आता है। आगरा जो है ये वन ऑफ द 22 सिटी में से है जिसने सक्सेसफुली कंप्लीट किया है सारे प्रोजेक्ट को स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा शांति निकेतन। जानेंगे हम शांति निकेतन के बारे में। द इंटरनेशनल काउंसिल ऑन मॉन्यूमेंट एंड साइट, जो कि एक यूनेस्को का एडवाइजरी बॉडी है, उसने रिकमेंड किया है कि शांति निकेतन को इंक्लूड किया जाना चाहिए जो लिस्ट है वर्ल्ड हेरिटेज साइट का उसमें। शांति निकेतन एक रिनोन कल्चरल और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है। ये कंप्राइज करता है विश्व भारती यूनिवर्सिटी को, जो कि लोकेटेड है आपका वीरभूम डिस्ट्रिक्ट में वेस्ट बंगाल में भारत के। मीनिंग क्या है शांति निकेतन का? शांति निकेतन लिटरली मीन अबाउट ऑफ पीस इन बंगाली। शांति निकेतन का लिटरली मतलब होता है अबाउट ऑफ पीस बंगाली में। ओरिजिन कहाँ से हुआ था? इनिशियली ये जो था स्टार्ट हुआ था आश्रम के तौर पे हरमिटेज, जिसको कि फाउंड किया गया था रविन्द्रनाथ टैगोर के फादर के द्वारा, देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा, लेकिन बाद में डेवलप किया गया इसको एक सेंटर ऑफ आर्ट, कल्चर और लर्निंग के तौर पे। टीचिंग की अगर हम इसकी बात करें तो ये जाना जाता है इसके यूनिक एजुकेशनल फिलॉसफी के लिए, जो कि फोकस कर रहा है इंटीग्रेशन के ऊपर, नेचर, क्रिएटिविटी और होलिस्टिक लर्निंग को। ये फॉलो कर रहा है जो कॉन्सेप्ट है ओपन एयर क्लासरूम का, जहां पे स्टूडेंट को इनकरेज किया जाता है कि वो सीखे क्लोज कनेक्शन नेचर के साथ। की फीचर्स इसका क्या है? शांति निकेतन जो है ये एड ऑन करता है स्प्लेंडेड स्कल्पचर, फ्रेशोस, म्यूरल एंड पेंटिंग, जिसको कि क्रिएट किया गया है रिनोन्ड आर्टिस्ट के द्वारा, जैसे कि रविन्द्रनाथ टैगोर, नानलाल बोस जो कि वन ऑफ द पायनियर थे मॉडर्न इंडियन आर्ट के, राम किनार बाजी जो कि मास्टर स्कल्पचर और पेंटर थे। सिग्निफिकेंस इसका क्या है? कल्चर और हेरिटेज प्लेस है। ये एसोसिएटेड है नोबेल लॉरियट रविन्द्रनाथ टैगोर से। वेस्ट बंगाल के रिप्रेजेंटेशन की अगर हम बात करें, अगर सिलेक्ट किया गया शांति निकेतन को तो ये सेकंड कल्चरल सिंबल होगा वेस्ट बंगाल से, जिसको कि इंक्लूड किया जाएगा यूनेस्को लिस्ट में। पहला कौन सा था? दुर्गा पूजा जो है कोलकाता का, जिसको कि यूनेस्को लिस्ट ऑफ इंटेंजिबल कल्चर हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी में सिलेक्ट किया गया था 2021 पे। अगर ये सिलेक्ट हो गया तो ये दूसरा हो जाएगा। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज की अगर हम बात करें तो लैंडमार्क और वैसे एरिया जिसको सिलेक्ट किया जाता है कल्चर, हिस्टोरिकल, साइंटिफिक या किसी और सिग्निफिकेंट वैल्यू के कारण। सिलेक्शन का क्राइटेरिया क्या होता है? तो जो साइट है वो पहले से क्लासिफाई होना चाहिए लैंडमार्क के तौर पे, यूनिक और सिग्निफिकेंट कल्चर या फिजिकली होना चाहिए। वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी के बारे में भी हम जान ले। ये सिलेक्ट करते हैं और मॉनिटर करते हैं वर्ल्ड हेरिटेज साइट को, मैनेज करते हैं वर्ल्ड हेरिटेज फंड को, प्रोवाइड करते हैं फाइनेंशियल असिस्टेंस को। मेंबरशिप की अगर हम बात करें तो इंडिया जो है मेंबर है वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी का 2021 से 2025 के लिए। दैट्स ऑल फॉर डेली करंट अफेयर सेशन। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। These are our social media link. From here also you can stay connected with us and give us your valuable feedback. Thank you and have a nice day.